गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जैव विविधता विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैव विविधता को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस अध्याय के अध्ययन के साथ साथ कहीं न कहीं हम जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, उससे एक जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही किस तरह से वर्तमान में जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और उस जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारे व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब का यहाँ पर अध्ययन हम करेंगे। जैव विविधता को जब हम परिभाषित करते हैं तो यहाँ परिभाषा की जब हम बात की जाती है तो इसको एक बड़ी व्यापक शब्दावली है, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण से अगर इसको हम परिभाषित करें तो जो जीवों यानी कि जो वनस्पति है, जीव जंतु है, उनकी जो संख्या है उसके अंदर जो विविधता है उसको सबको हम यहाँ पर समावेशित करते हैं। यहाँ जब हम एक सामान्य बात करते हैं तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या है। लेकिन यहाँ जब केवल संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैव विविधता का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम करते हैं, इसलिए समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जब हम तुलनात्मक अध्ययन करें, एक समय विशेष के अंदर जैव विविधता के अंदर जो वृद्धि या ह्रास हुआ है उसको जब हम स्पष्ट करते हैं तब इसकी परिभाषा में समय को भी समावेशित कर लेते हैं। तब हम ये कहते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक समय विशेष के अंदर पाए जाने वाली जो जीव जंतुओं की जो संख्या होती है उसको हम जैव विविधता के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर जो अर्थ समिट हुआ, अर्थ सम्मेलन हुआ, उसके अंदर जैव विविधता को परिभाषित किया गया और उसके अंदर ये कहा गया कि जैव विविधता समस्त स्रोतों यानी कि विभिन्न क्षेत्रों, अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, लैंड या सागरीय, ओशनिक या अन्य जो भी वाटर बॉडीज हैं, वहाँ के जो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य अंतर और उनमें सभी में पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग है, जिस इकोसिस्टम का ये भाग है, वहाँ पाई जाने वाली जो विविधताएं होती हैं, इसमें एक प्रजाति के अंदर भी विविधता हो सकती है और विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता हो सकती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उन पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर, वहाँ की आहार श्रृंखला के अंदर, वहाँ के पारिस्थितिक जो विविधताएं उसके अंदर पाई जाती हैं, उन सब को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। अगर हम कहें विश्व के अंदर जो प्रजातियों की जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रजातियों की संख्या पाई जाती है, उन क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी जो एरियाज़ होते हैं उसके रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। विश्व के लगभग 60% उभयचर पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे सब इन हॉट स्पॉट या जो मेगा डाइवर्सिटी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर इस शब्दावली की हम बात करें तो सबसे पहले 1980 के अंदर E.A. नोट्स एवं I.I. मैकमैनस द्वारा जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन 1985 के अंदर वाल्टर जी रोजेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो पहले थी वो जैविक विविधता थी और यहाँ जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं। अब जैव विविधता के जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः हम जैव विविधता को 3 भागों में बांटते हैं और उन्हीं के आधार पर चाहे वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, स्पेसीज डाइवर्सिटी हो या कम्युनिटी या इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी होती है, इस तरह से 3 प्रकार के जो जैव विविधताएं हमें देखने को मिलती है या उनका वर्गीकरण कर हम यहाँ हम अध्ययन करते हैं। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ हर व्यक्ति की जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो जेनेटिक विविधता के अंदर जो विभिन्न जो प्रजातीय जो समूह होते हैं उसमें एक ही प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली जो जीनीय जो अंतर होता है उसके आधार पर भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ इस जेनेटिक डाइवर्सिटी का ही परिणाम है कि हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु के अंदर जो उसकी एंटीबॉडीज जो होती हैं बीमारियों के प्रति या बदलते हुए एटमॉस्फेयर या बदलते वाली जलवायु के साथ उसके साथ अडेप्टेशन करने की जो प्रवृत्ति है वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा डिटरमाइन होती है, निश्चित होती है, सुनिश्चित की जाती है। तो वे व्यक्ति जो इनके जो जीन्स होते हैं ये परिवर्तन के साथ अनुकूलन आसानी से कर लेते हैं, वो जीव जंतु आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। या कहें कि डार्विन का जो प्रिंसिपल था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो यही कहता है
कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ जो भी व्यक्ति समाज अनुकूलन कर लेता है वो सरवाइव करता है, और रिमेनिंग जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ जो जीन्स के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसके आधार पर विभिन्न जीव जंतुओं के अंदर भी ये स्थिति देखने को मिलती है। और जितनी ज़्यादा जो जीव जंतुओं के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो इतना ही ज़्यादा समृद्ध होता है। यहाँ जब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की तो कुछ चीज़ें होती हैं, एक जातीय या इसकी समष्टि में जो टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है उसको हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की जीन की संख्या का अनुमान हम जो जेनेटिक जो एनालिसिस होता है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, पर्यावरण दशाओं में परिवर्तन के साथ अनुकूलन की जो स्थितियां हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक मक्का है, मक्का के अंदर एक ही मक्का के अंदर विभिन्न तरह की जो स्ट्रक्चर है ये देखने को कुछ लाल है, कुछ पीली है, कुछ लाल पीली दोनों है। तो ये जो अंतर है ये जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतर होने के कारण हमें देखने को मिलता है। यहाँ इस स्लाइड की हम बात करें तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जो स्वीट कॉर्न होती है 307, आपके जो कार्बेज जो होता है उसकी इतनी वैरायटीज़ हैं। आपके कुकम्बर जो आपके जो खीरा होता है उसके अंदर 285 वैरायटीज़ है। टोमेटो की दुनिया के अंदर 408 वैरायटीज़ है। तो ये जो अंतर है, जो ये हम बताना चाह रहे हैं, ये इन विभिन्न जो वनस्पति है उसकी जो जेनेटिक संरचना के अंतर होने के कारण एक ही जो प्रजाति है उसके अंदर इतना सारा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो डाइवर्सिटी है उसको हम स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ये जो विभिन्न प्रजातियों के अंदर जो पाया जाता है, एक ही प्रजाति के अंदर आनुवंशिक संरचना के आधार पर जो अंतर होता है उसको हम जेनेटिक कहते हैं। लेकिन जब विभिन्न प्रजातियों के अंदर जो विविधताएं पाई जाती हैं, उनकी प्रजातियों के अंदर जो अंतर देखने को मिलता है, उसके टैक्सोनॉमी के अंदर जो पाया जाता है, तो उसको हम पहचान के आधार पे हम कह सकते हैं, तो उसको स्पेसीज या प्रजाति विविधता के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के अंदर इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कई लोगों के बीच में शिकार, पॉलिनेटर या सीड डिस्पर वाला होता है। एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में उसका असर पड़ता है। तो ये प्रजातियों के जैसे कि हम यहाँ बात करें, एग्जाम्पल से भी इसको हमने समझा है कि मधुमक्खियाँ विलुप्त हो गई, इसमें फल और सब्जी अगली हो सकती है, फिर जानवर इन पर फीड करते हैं। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ये जो हमने डाइवर्सिटी इस फोटो में भी दिखाई है, तो ये विभिन्न प्रजातियां हैं। फूलों की जो प्रजातियां हैं उसके अंदर जो अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये विभिन्न स्पेसीज़ हैं जिसके अंदर अंतर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक या कम्युनिटी जो डाइवर्सिटी होती है यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये विभिन्न प्रजातियों के संयोजन, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, एक कम्युनिटी होती है उसको भी, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर विभिन्न जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसका जो आहार श्रृंखला होती है, एक जीव जंतुओं की एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता होती है, उसके अंदर व्यापक अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो पारिस्थितिकी या कम्युनिटी बेस्ड जो डाइवर्सिटी होती है उसकी हमने यहाँ बात की। अब यहाँ इस डायग्राम के अंदर हमने बताया कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी को अगर हम स्टडी करें तो इसको 3 लेवल में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसके आधार इट कुड बी विथ इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, जिसको हम एक ही कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर यहाँ हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ एक ही जो कम्युनिटी है इसको हमने इस तरह से डैश किया, तो ये एक अल्फ़ा कम्युनिटी को शो कर रहा है। बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ या मोर देन 2 कम्युनिटीज़, तो कम्युनिटीज़ के बीच के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बीटा का डाइवर्सिटी कहते हैं। एक ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई, ये दूसरी डाइवर्सिटी हो गई। इन दोनों के बीच के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी ए या बी के अंदर, उसको हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। जबकि ये सारी जो डाइवर्सिटी होती है एक पारिस्थितिक तंत्र को समावेशित किए हुए होती है। तो जब डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा इस एरो में हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो पूरा ऑल ओवर जो डाइवर्सिटी हम देखने को मिलती है इसको हम जो है गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं।
अब ये कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की जैसे हमने बात की, तो एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली जो विविधता होती है, उसको ही हम सामुदायिक विविधता या पारिस्थितिकीय विविधता के नाम से जानते हैं। सामुदायिक विविधता आवास, उनके निकटे के प्रकार, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के जो जैसे उनका पोषण चक्र है, इनकी फूड चेन है, जो एनर्जी फ्लो है, उन सब के अंदर परिवर्तन के होने वाले परिवर्तन के कारण इस तरह की जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जैव विविधता प्रवणता की हमने बात की, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम ग्लोब को हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो एडवर्स होती जाती हैं, यानी जीव जंतुओं के विकास के लिए जो पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो जो तापमान हो, चाहे आर्द्रता हो या सॉइल की अवेलेबिलिटी हो, ये सब चीज़ें कम होने के कारण वहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम होती जाती है। इस डायग्राम में हमने यही बताया है कि यहाँ जो इक्वेटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और यहाँ से जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। यही बात जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज़ होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री जो सेल्सियस है टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। तो यानी ऊपर की तरफ जाने पर तापमान कम होता जाता है, यानी कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो एडवर्स होती जाती हैं, प्रतिकूल होती जाती हैं। तो वहाँ पर भी जीव जंतुओं के विकास की जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं होने के कारण वहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांशों में उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा प्रवृत्ति से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या या अंतर जैव विविधता की जो प्रवणता है वो अधिक देखने को मिलती है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो जैव विविधता का ह्रास होता है, या धरातल से पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर की तरफ जाएं तो जैव विविधता की जो है ह्रास की स्थिति देखने को मिलती है। प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों में विविधता, इन सब चीज़ों के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। क्या बेनिफिट्स हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा जो जीवन है ये पूरी तरह, क्योंकि मनुष्य भी उस किसी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है, तो उसकी जो जीवन को यापन करने के लिए, चाहे उसके लिए खाद्य पदार्थ हो, चाहे उसके लिए वेजिटेबल्स हो, या जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो एनिमल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, या हमारे दैनिक जीवन में जो फ्यूल है उसकी आपूर्ति हो, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से या उस जैव विविधता के माध्यम से ही, या हमारे बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए जो दवाइयां हैं, चाहे दर्द निवारक मॉर्फिन हो, बहुत सारी जो कैंसर से जुड़ी हुई चीज़ें हों, आजकल हम कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीम के लोहे का प्रयोग कीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी जो जैव विविधता है उसी का हिस्सा है। इसी के ऊपर चाहे नीम हो तो उससे भी हल्दी हो, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें जो जैव विविधता से हमें लाभ होते हैं। सामाजिक जो वैल्यूज़, सोशल जो वैल्यूज़ होती हैं वो जैव विविधता के उपयोग, उस पारंपरिक समुदायों के बीच एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना, कल्चरल आपके जो रिलीजियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो सब पारिस्थितिक से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो जैव विविधता का ही हिस्सा है। नैतिक जो मूल्य होते हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी प्रकृति पूजा के हैं, कुआँ पूजन हो, पीपल का पूजन हो, आंवले का पूजन हो, ये सब हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। तो ये हमें प्रकृति से मिलती है। सौंदर्य मूलक जो चीज़ें हैं वो चाहे जब हम घरों के अंदर पपीज़ को रखते हैं, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य जो पेड़ हैं गमलों के अंदर हम रखते हैं, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है। इस तरह से इस डायग्राम से हमें जो बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इम्प्रूव ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड सोर्स ऑफ मेडिसिन्स एंड विटामिन्स, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। डाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़, हमें इनकम के सोर्स हैं यहाँ पे। कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल आइडेंटिफिकेशंस है। कंजर्व सॉइल एंड इंक्रीज नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, यानी जहाँ हम आज जैविक खाद की बात कर रहे हैं तो वो जैविक खाद की जो बात करते हैं वो कहीं न कहीं उन जैविक उत्पादों के माध्यम से जो मृदा है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने की बात करते हैं। तो वो हमें जैव विविधता या जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वहीं से ही हमें प्राप्त होती है। रिड्यूस और स्प्रेड रिस्क टू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, कंजर्व
इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो वो चीज़ों को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू द पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, जैव विविधता को संरक्षण के लिए ये हमें बेनिफिट्स तो देते ही हैं, साथ ही हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, तो आजकल जो एग्रीकल्चर के अंदर जो जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज़ ले रहे हैं उसको हम रिड्यूस करें, जिससे कि नेचुरली जो है सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्ट वो बढ़े। तो इस तरह की चीज़ों की हमें जोड़ देने की बात हमने यहाँ पे की है। तो इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जैव विविधता के संदर्भ में, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उसी कम्युनिटी या इकोसिस्टम जैव विविधता को अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर हमने डिवाइड किया तो उसके अंदर क्या अंतर होता है। तो इस तरह के सवाल हमें ये पूछा जा सकता है कि जैव विविधता से हमें क्या लाभ है, किस तरह से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को सिस्टमेटिक रूप से पढ़िए, साथ ही आप ये सोचिए किस तरह से हम क्या इंडिविजुअल, मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे काम करती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान व्यक्तिगत स्तर से शुरू करके अगर हम समाज या समुदाय तक लेके जाते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं बड़े अच्छे आते हैं। तो आप इसको उस दृष्टिकोण से सोचें तो आप ज़्यादा इससे बेनिफिट हो पाएंगे। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हों वो आप मैसेज करके मुझे भेजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको जवाब दूंगा, सेटिस्फाई करूंगा। साथ ही मैंने ये देखा कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको 95% वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 5% लोग वो देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। आपसे बार बार ये है कि आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।